गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिविक्स का एक बेहतरीन चैप्टर नंबर 3, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, और समझेंगे इन सब डिवीजन के बारे में। जेंडर डिवीजन, रिलीजियस डिवीजन जो है, कास्ट डिवीजन, ये हमारी जो पॉलिटिक्स है या हमारी जो सोसाइटी है उसमें किस तरह से छाया हुआ है, या इसकी हिस्ट्री क्या रही है और इस समय क्या कंडीशंस है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो सबसे पहले हम जेंडर की बात करेंगे। जेंडर में क्या आपको समझना है? जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्टेड आइडिया। जेंडर एक सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडिया है, नॉट जस्ट अबाउट बीइंग बायोलॉजिकल मेल और फीमेल। इट रिफर्स टू द रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन सोसाइटी असाइन टू मैन एंड वुमेन। देखो, बायोलॉजिकली तो मेल और फीमेल ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर हम कहें सोशली या उनके वर्क कल्चर पे, ठीक है, या उनका रोल जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या उनसे एक्सपेक्टेशन जो है, सोसाइटी को जो उनसे एक्सपेक्टेशन है, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे जेंडर डिवीजन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कि वोमेन को माना जाता है कि वो घर का काम करने के लिए ही है। ठीक है, जैसे घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के अंदर खाना बनाना या कपड़े धोना, ये सब जो, या बच्चों को पालना, ये इनकी जिम्मेदारी मानी जाती है। मतलब ये एक स्टीरियोटाइप है, ये एक सोशल बिलीफ है, ये एक स्ट्रांग सोशल बिलीफ है, जिससे कि नेक्स्ट है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। देखो, जेंडर एंड पॉलिटिक्स में क्या आपको समझना है? द जेंडर डिवीजन टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज ए नेचुरल एंड अनचेंजेबल। हाउएवर, इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप। तो अभी हमने बताया कि ये केवल बेस्ड बायोलॉजिकल कंडीशन पे बेस्ड नहीं है। मतलब बायोलॉजिकल कंडीशन तो अलग अलग होती ही है मेल और फीमेल की, लेकिन ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशंस या स्टीरियोटाइप पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक प्राइवेट डिवीजन। क्या है इनका? देखिए, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इज मोस्ट फैमिली वुमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द होम। ज्यादातर फैमिली में क्या होता है कि वुमेन घर का सारा काम करती हैं। ठीक है, घर का जितने भी काम है, जैसे हम कह सकते हैं कि टेलरिंग करना, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल करना, कपड़े धोना, या सफाई करना, या कुकिंग करना, ये इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है, ये समाज द्वारा। ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर, बट दियर वर्क इज नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकॉग्नाइज्ड। बहुत सारी गरीब जो महिलाएं हैं, वो ज्यादातर गांव में जो काम है पेड वर्क करती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए गांव में खेतों में काम करना होता है, कभी कभी करती हैं, लेकिन इनके जो वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, ज्यादा इनको रिकॉग्निशन नहीं मिलती। नेक्स्ट है दियर रोल इज पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ में भी इनका रोल है, स्पेशली पॉलिटिक्स में इज मिनिमल। मतलब बहुत ही कम। आप देखते हो कि पूरे पूरे अभी इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की बात करें, केवल एक ही फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, इंदिरा गांधी। और अभी तक, मतलब 1947 से इंडिया आजाद हुआ है और 2025 चल रहा है, अभी तक आपको पता है कि एक ही यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनी है, दो तीन प्रेसिडेंट इंडिया के, मतलब दो प्रेसिडेंट बनी है फीमेल। और ज्यादातर पॉलिटिक्स में या रूल मेकिंग में फीमेल का जो रोल है ये बहुत ही कम है, ये बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, इवन their role in public life, especially politics, is minimal in most society. Earlier, only men were allowed to participate in public affair. आपको बताया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो जैकोबियन क्लब बना था, या हम कह सकते हैं कि वहां पे किसको वोट देने की केवल मतलब वोट कौन दे सकता था वहां पे? केवल प्रॉपर्टी ओनर जो होते थे वो मेल, वो भी ठीक है, प्रॉपर्टी ओनर मेल जो है, केवल वो, उनके पास वोटिंग का अधिकार था। ठीक है, फीमेल के पास वोटिंग का अधिकार था ही नहीं। तो बाद में बहुत सारे मतलब ये रिवॉल्यूशन किया वुमेन्स ने, या फेमिनाइन रिवॉल्यूशन हुआ, जिसे हम कह सकते हैं फेमिनिस्ट रिवॉल्यूशन, और जिससे इनको भी वोट देने का अधिकार मिला। ठीक है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, और ये बहुत ही लंबे समय के बाद। इनिशियली डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, इनिशियली डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था।
तो हम कह सकते हैं अर्लियर ओनली मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर, वोट एंड कॉन्टेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिसेस, ठीक है। वुमेन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट। मतलब दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में जो औरतों ने क्या किया कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स, मतलब अपने राइट्स की मांग की। मैन और वुमेन को इक्वल अधिकार होने चाहिए, बराबर का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने काफ़ी मतलब ऑर्गेनाइज्ड सभाएं किया, काफ़ी हम कह सकते हैं कि इसको। नेक्स्ट है दीज एजिटेशन डिमांडेड enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunity। तो ये जो एजिटेशंस था, ये डिमांड जो था इनका, ठीक है, ये धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब एक इनको लीगल स्टेटस मिल गया वुमेन को कि इम्प्रूव करें अपनी एजुकेशनल और कैरियर अपॉर्चुनिटीज को। आज मतलब महिलाओं को एजुकेशन लेने का काफ़ी अधिकार है और कैरियर अपॉर्चुनिटी वो जो भी चाहे चुन सकती है काफ़ी सोसाइटी में, ठीक है। नेक्स्ट, मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, ठीक है। दीज मूवमेंट आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट। इसके बारे में मैंने बताया फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है। मोर जो बहुत सारे रेडिकल्स वुमेन थी वो चाहती थी, उनका एम था, उनका लक्ष्य था कि इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ, जो पर्सनल लाइफ है या फैमिली लाइफ है, फैमिली लाइफ दोनों में मेल और फीमेल को इक्वलिटी मिले, मतलब जो मेल है उनके लगभग इक्वल दर्जा दिया जाए फीमेल को भी, ठीक है। इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड, इनको स्कैंडिनेवियन कंट्री बोला जाता है। द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई। अभी हम कह सकते हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्री में जो है, जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। इनमें जो लिविंग स्टैंडर्ड है काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे कंट्रीज में जो है पार्टिसिपेशन वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है पब्लिक लाइफ में, ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में अब भी ये प्रॉब्लम है। इंडिया जैसी कंट्री में अभी भी बहुत ही प्रॉब्लम है, ठीक है। ये देखो एक चार्ट है, आप समझ रहे हो, टू द फैशन इंडस्ट्रीज, ठीक है, द आइडियल ब्यूटी, टू द सोसाइटी द आइडियल हाउसवाइफ, टू द prospective in-law, the ideal bride, to the employer and male employees, these ideal employees। मतलब इस तरह से हम महिलाओं को मतलब चार्ट के रूप में या कार्टून के रूप में दिखा रहे हैं कि किस तरह से, ठीक है, टू द टीवी सीरियल्स मेकर आइडियल्स व्यूअर्स, मतलब इस तरह से हम अलग अलग पहचान इनका बना रहे हैं, स्टीरियोटाइप्स ये। नेक्स्ट, ours is still a male dominant patriarchal society। women face disadvantage, discrimination and oppression in various way। अभी स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है, जैसे स्वीडन, फिनलैंड है, यहाँ पे काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है और यहाँ पे वुमेन्स को काफ़ी हद तक अधिकार है यहाँ पे, ठीक है, और इक्वल पार्टिसिपेशन है इन द पब्लिक अफेयर्स, इन द पब्लिक सोसाइटीज। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में अभी भी ये प्रॉब्लम है कि उनको, मतलब इंडिया एक पैट्रियार्कल सोसाइटी मानी जाती है अब भी, ठीक है। यहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। वुमेन को बहुत सारे डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन और यहाँ पे वेरियस वे से फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। साथ साथ द लिटरेसी रेट एमंग वुमेन इज ओनली 54% कंपेयर्ड विथ 76% एमंग मैन। तो कुल मिला के अभी मेन और वुमेन दोनों में लिटरेसी रेट बहुत ही कम है। लेकिन वुमेन में मेल की अपेक्षा, वुमेन जो है या फीमेल जो है, उसमें मेल की अपेक्षा लिटरेसी रेट बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब 54% एवरेज लिटरेसी रेट है वुमेन में और 76% जो है मैन में है। The proportion of women among the highly paid and valued job is still very small। जो हाईली पेड और वैल्यूएबल जॉब होती हैं उसमें भी वुमेन का पार्टिसिपेशन क्या है, बहुत ही कम है। मतलब मेल, अगर किसी भी कंपनी में जाओ तो मेल की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, फीमेल की संख्या बहुत ही कम होगी, ठीक है। इवन आपको पता है कि अभी अभी इस समय जो दौर चल रहा है वहाँ पे एजुकेशनल जो लोअर एजुकेशन है, जैसे जो 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड, यहाँ पे मेल का परसेंटेज, मतलब फीमेल जो स्टूडेंट है उनका परसेंटेज बहुत ही हाई आ रहा है, ठीक है।
मेल की अपेक्षा में फीमेल जो है काफ़ी अच्छा कर रही है एजुकेशन में। लेकिन जब हायर एजुकेशन की बात होती है वहाँ पे इनको कम मौका मिलता है। एक्चुअली मेल जो बॉयज़ हैं, मतलब कोई भी एक गर्ल्स चाइल्ड है, एक बॉयज़ चाइल्ड है, पेरेंट्स प्रेफ़र करते हैं किसको हाई एजुकेशन दिलाने के लिए एक मेल चाइल्ड को, ठीक है? The proportion of women among the highly paid and valued job is still very small. The Equal Remuneration Act 1976, ठीक है, एक एक्ट पास किया गया 1976 में, ये प्रोवाइड करता है इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू द इक्वल वर्क। पहले प्रॉब्लम क्या थी कि मेल और फीमेल दोनों अगर सेम तरह के समान एक काम कर रहे हैं, दोनों को लेकिन अलग अलग सैलरी मिलती थी। मतलब जो वेजेस हैं इक्वल वर्क का इक्वल नहीं मिलता था, यहाँ भी इक्वलिटी नहीं थी। लेकिन 1976 में एक एक्ट पास किया गया, रिम्यूरेशन एक्ट, जो कि प्रोवाइड करता है इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को इक्वल वेजेस मिलेगा फॉर इक्वल वर्क, इस एक्ट के अनुसार। 1976, काफी टाइम लग गया इसको आजादी के बाद, ठीक है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रिफर, अब भी देखो ये होता है ना, पेरेंट्स जो है किसको प्रिफर करते हैं, टू हैव सन्स एंड फाइंड वे टू हैव द गर्ल्स चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज बोर्न, ठीक है। वैसे ये तो इलीगल हो गया है, ठीक है। मतलब चाइल्ड को यहाँ पे चाइल्ड इन्फेंटी रेट्स मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिससे कि क्या होता है कि चाइल्ड जो है गर्ल्स चाइल्ड इनको अबॉर्ट कर दिया जाता था, क्योंकि अभी इंडिया क्या है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। ज़्यादातर पेरेंट्स चाहते थे उनके क्या हो, केवल सन्स हो, डॉटर्स ना हो, ठीक है। तो इसलिए वो पहले ही क्या करते थे, अबॉर्ट करा देते थे, ठीक है। So such sex selective abortion led to be decline in the child sex ratio. Number of girls children per thousand boys in the country to merely 919. अभी जो मतलब सिचुएशंस है, 919 गर्ल्स हैं 1000 बॉयज पे, मतलब 1000 बॉयज हैं तो 919 टोटल गर्ल्स हैं। मतलब ये एवरेज एक आंकड़ा है, डेटा है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कई जगह पे, ये देखो छत्तीसगढ़ में क्या है, 951 से ज्यादा है, ठीक है। मतलब 1000 पे 951 गर्ल्स हैं। यहाँ पे जो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट मतलब आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, मणिपुर, नागालैंड, इन सब में 926 से 950 गर्ल्स हैं। कितने बॉयज में, लगभग 1000 बॉयज में, 926 से लेकर 950 गर्ल्स होती हैं लगभग 1000 बॉयज में। ये जो पार्ट है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे तो और कंडीशन खराब है। 901 से लेकर 925, 901 से लेकर 925 गर्ल्स हैं कंपेयर टू 1000 बॉयज। अगर 1000 बॉय मतलब बॉयज हैं तो 901 से लेकर 925 गर्ल्स हैं। इस कंडीशन देखिए यहाँ पे इस क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, इन सब में तो और कंडीशन खराब है। 876 से लेकर 900, 876 से लेकर 900 गर्ल्स हैं इन 1000 बॉयज, मतलब इन कंपेयर टू 1000 बॉयज। नेक्स्ट है बिलो 875, ये तो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट कंडीशन है। जैसे कहाँ पे ये किस रीजन पे आप देख रहे हो, ये आप यहाँ पे किस रीजन पे आप देख सकते हो, ये आप यहाँ पे देखिए, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये रीजन जो है ना, पंजाब का रीजन या हरियाणा की रीजन, यहाँ पे मेल मतलब पैट्रियार्कल सोसाइटी इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे जो गर्ल्स का रेट है 875 है, कितना, पर 1000 बॉयज में, ठीक। ये क्लियर हुआ होगा आपको। There are reports of various kind of harassment, exploitation and violence against women. आप देखते हो अक्सर न्यूज में ये रिपोर्ट आती है कि बहुत तरह से हरासमेंट किया जाता है, मतलब ऑफिस में या स्कूल्स में, एवरी प्लेस जो है गर्ल्स को हरास किया जाता है कंपेयर टू बॉयज। और एक्सप्लॉयटेशन और वायलेंस इनके खिलाफ होता है, जैसे रेप वगैरह, ठीक है। या यहाँ पे दे आर नॉट सेफ इवन विद इन देयर ओन होम, इवन होम में भी गर्ल्स जो है सेफ नहीं है, या हम कह सकते हैं वोमेन जो है घर के अंदर भी सेफ नहीं है। कभी कभी हम कह सकते हैं कि आफ्टर मैरिज भी इनके खिलाफ वायलेंस होता है काफी हद तक, जैसे बीटिंग इन होम,
हरासमेंट एंड अदर फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, कई तरह के डोमेस्टिक वायलेंस इनके खिलाफ होते हैं। ठीक है, तो अभी तक माइंडसेट जो हमारा है समाज का जो है, ये एक कितना भी एजुकेटेड धीरे धीरे समाज हो रहा है, लेकिन अभी माइंडसेट ज़्यादातर बदला नहीं है। लेकिन ये बदल कैसे सकता है? एजुकेशन से ही बदल सकता है, और कोई तरीका नहीं है। एक प्रॉपर एजुकेशन जो है, एक गुड एजुकेशन जो है, एक समाज को समाज में सुधार ला सकता है। वोमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वोमेन का जो पॉलिटिक्स में इसमें रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको समझते हैं। दिस हैज लेड मेनी फेमिनिस्ट एंड वोमेन्स मूवमेंट to the conclusion that unless women control power, their problem will not get adequate attention. तो ये माना जाता है, मतलब कई फेमिनिस्ट मूवमेंट द्वारा ये माना जाता है कि जब तक वोमेन्स को पावर में नहीं लाया गया, मतलब पॉलिटिकल पावर में नहीं लाया गया, तब तक ये सुधार नहीं हो सकते, तब तक ये इस प्रॉब्लम का सुधार नहीं हो सकता, या एक एडिक्वेट प्रॉपर अटेंशन इस पे नहीं मिल सकता। तो उसके लिए इन इंडिया द प्रपोर्शन ऑफ वोमेन इन लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो। तो इंडिया में अब क्या है, लेजिस्लेचर मतलब जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, वहां पे वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है। ठीक है, चाहे आप राज्यसभा की बात करो, लोकसभा की बात करो, या स्टेट असेंबलीज की बात करो, या पंचायती राज, दो मतलब हर जगह पे वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है बहुत ही कम है। तो उसके लिए वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू मेक ए लीगली बाइंडिंग हैव ए फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज। तो इलेक्टेड बॉडीज में मतलब एक लीगली बाइंडिंग मतलब कुछ लॉज बनाए जाएं, जिससे कि वुमेन जो है एक काफी इनका परसेंटेज, इनका प्रोपोर्शन बढ़े इलेक्टेड बॉडीज में। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ कि 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट, पहले ही मतलब बहुत पहले ही क्या किया गया था, जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं, पंचायती राज सिस्टम या म्यूनसिपैलिटीज, इसमें 1/3 जो सीट्स हैं इनको रिजर्व कर दिया गया था पंचायती राज और म्यूनसिपालिटी में फॉर वुमेन्स के लिए। मतलब 1/3 सीट जो है इनको रिजर्व कर दिया गया था। नेक्स्ट है 2023 में एक काफी बड़ा चेंजेस हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक नारी शक्ति वंदन अभियान लाया गया मोदी गवर्नमेंट द्वारा। नारी शक्ति वंदन अभियान लाया गया, जिसको बोलते हैं वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023। वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 has been passed, which will give 33% reservation of seats for women in Lok Sabha, State Assembly and also Delhi Assembly। मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दिल्ली की असेंबली में इनको 33% रिजर्वेशन दे दिया गया। मतलब जितने भी मेंबर हैं पार्लियामेंट में, उसमें 33% वुमेन्स होंगी। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो नॉर्डिक कंट्री जो है, इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, 42.3% है। अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में 29.5% है। यूरोप में 26.4% है। सहारन अफ्रीका में 23 मतलब बहुत ही बिलो है, 23.7% है। एशिया में अभी 19.8% है अरब स्टेट। इंडिया में तो सबसे ज्यादा मतलब माहौल बिल्कुल खराब है, 11.8% जो है एवरेज पार्टिसिपेशन इन द पार्लियामेंट है अब भी। ठीक है, लेकिन काफी चेंजेस हुए हैं, जिससे नेक्स्ट इलेक्शन में काफी बदलाव आएगा, क्योंकि 33% तो हो ही जाएगी, मतलब वुमेन, ये बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, तो जो ये डेटा है ना, हम लोग भी इसके ऊपर पहुंच जाएंगे काफी हद तक। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं रिलीजन, कम्युनिज्म एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन, कम्युनिज्म एंड पॉलिटिक्स। Unlike gender difference, the religious differences are often expressed in the field of politics। ठीक है, अब हम रिलीजन की बात करते हैं। अभी तक जेंडर की बात हमने किया, और काफी हद तक जेंडर के बारे में समझा कि गर्ल्स की पोजीशन कहाँ है समाज में। ठीक है, और गर्ल्स को चाहिए कि अभी उनको मौका मिला है, ठीक है, समाज में काफी बेहतर करने को, उनको मतलब एजुकेशन दिया जाता है। ठीक है, मतलब लगभग जो इनिशियल एजुकेशन है 10th या 12th क्लास तक उनको अच्छे स्कूल में लोग पढ़ाते हैं, उनके पेरेंट्स पढ़ाते हैं, तो उनको चाहिए कि अपने हक की मांग करें, और काफ़ी हद तक उनको खुद आगे आना पड़ेगा, और जो भी मौका मिला है उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करना पड़ेगा। और अगर वो मौके का यूज करते हैं, तो अगर मान लो कोई गर्ल्स चाइल्ड है जो कि अभी 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड पढ़ रही है, वो अगर
बहुत बेहतर करती है, अच्छा रिजल्ट लाती है, तो पेरेंट्स को मजबूर होना पड़ेगा उनको हायर एजुकेशन दिलाने के लिए, नहीं तो फिर से वही होता है। अब भी क्या होता है कि 12th के पास आप देखते हो कि गर्ल्स को ऐसे नॉर्मल स्कूलों में भेज दिया जाता है जहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही डिग्री मिल जाती है, ठीक है। लेकिन बॉयज़ को एक हायर स्टैंडर्ड मतलब ऐसे कॉलेजेस में भेजा जाता है जहाँ पे वो अच्छा कर सकते हैं, कुछ ना कुछ बन सकते हैं, ठीक है। चाहे वो पढ़ने में एवरेज ही हो या बिल्कुल लो है तब भी, ठीक है। तो ये चेंजेस लाना पड़ेगा समाज में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं रिलीजन, कम्युनिज्म एंड पॉलिटिक्स। इसको समझते हैं, रिलीजन, कम्युनिज्म एंड पॉलिटिक्स के बारे में। Unlike gender differences, the religious differences are often. Religious differences is also because India have a diverse country. It have many religions. Okay, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, बौद्ध, जैन, like many religions exist in India. So जेंडर मतलब हम कह सकते हैं रिलीजियस जो डिवीजन है ये तो होना ही था, बट एक सही तरीके से जो पावर शेयरिंग है, मतलब पावर शेयरिंग से इस चीज को टैकल किया जा सकता है। और आपको पता है कि कई कंट्रीज ऐसे होते हैं जो रिलीजियस बेस पे बनते हैं, मतलब रिलीजियस डिवीजन के बेस बनते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जो डिवीजन हुआ वो रिलीजियस बेसिस पे था, और कितना ज्यादा वायलेंस हुआ वहां पे। तो इसको समझते हैं कि रिलीजन जो है ये पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले करता है। देखो, गांधी जी जो है ना यूज टू से दैट, गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, रिलीजन्स कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। जो रिलीजन है इसको कभी भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया जा सकता। ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। पॉलिटिक्स जो है इनको गाइडेंस लेनी चाहिए किससे, जो रिलीजन के एथिक्स है, मॉरल्स है, उनसे जो है उनसे गाइडेड होना चाहिए पॉलिटिक्स। तो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स इन आवर कंट्री हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट शुड टेक स्पेशल स्टेप टू प्रिवेंट कम्युनल राइट्स एंड प्रोटेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी, ठीक है। तो जो ह्यूमन राइट्स मूवमेंट ग्रुप्स हैं ये चाहते थे कि मतलब इनका डिमांड था गवर्नमेंट से कि जो है प्रॉपर जो है इस एक स्पेशल स्टेप्स लिया जाए कम्युनल्स राइट्स, जो दंगे होते हैं, ठीक है, रिलीजन के नाम पे दंगे होते हैं, इनको रोकने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए रिलीजियस माइनॉरिटीज को। जैसे किसी कंट्री में मान लो इंडिया में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज सिख है, बौद्ध हैं या मुस्लिम है, ठीक है, इनको इनके खिलाफ दंगे ना हो, इनके खिलाफ प्रॉब्लम्स ना हो, तो इनको जो है प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। तो वोमेन्स मूवमेंट हैज आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज all religions discriminate against women, so that have demanded that government should change these laws to make them more equitable. काफी हद तक आप देखते हो हर रिलीजन में जो है वोमेन्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। जैसे मुस्लिम में आप देखते हो काफी हद तक पर्दा प्रथा है, हिंदू में पहले था काफी हद तक पर्दा प्रथा, अब भी है इस गांव में, ठीक है। और कई तरह से हम कह सकते हैं जो रिलीजियस टेक्स्ट है या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है किसके अगेंस्ट, वोमेन्स के अगेंस्ट। सो दे हैव डिमांडेड, वो गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे थे कि ये जो लॉज हैं, लॉज में कुछ चेंजेस किया जाए जिससे कि उनको इक्वली दर्जा मिल सके रिलीजियस को प्रैक्टिस करने में, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनलिज्म। ये क्या होता है, कम्युनलिज्म क्या होता है? Communal politics is based on the idea that religion is the principal basis of social community. Communal politics is based on the idea that religion is the principal basis of social community. ठीक है? Communalism leads to that belief that people belonging to different religion cannot live equal citizen within one nation. तो इनका मानना है, जो कम्युनलिज्म है इनका मानना ये है, मतलब इनकी बिलीफ्स ये है कि अलग अलग रिलीजन्स के लोग जो है एक स्टेट में कैसे रह सकते हैं, ठीक है। मतलब एक ही नेशन में इनका बिलीफ है कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स जो है इक्वल सिटीजन्स की तरह एक ही नेशंस में कैसे रह सकते हैं। इधर वन ऑफ देम हैज टू डोमिनेट द रेस्ट और दे हैव टू फॉर्म डिफरेंट नेशन। तो या ये क्या सोचते हैं, मतलब एक जो है रिलीजन किसी दूसरे रिलीजन पे डोमिनेट करेगा, या एक रिलीजन मतलब अलग अलग रिलीजन के लोगों को सेपरेट हो जाना चाहिए, अलग अलग देश बना देना चाहिए। तो इनका ये मानना है। द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीफ। दीज
routinely involve religious prejudice, stereotypes of religious communist communities, and belief in the superiority of one's religion over other religion. तो ये हमेशा जैसे एक रिलीजन है वो किसी अदर रिलीजन के ऊपर हमेशा सुपीरियरिटी शो करना चाहता है, ठीक है, या एक एक रिलीजन किसी कंट्री में जो कि मेजॉरिटी में है और दूसरा रिलीजन क्या है, माइनॉरिटी में है, तो मेजॉरिटी रिलीजन हमेशा सुपीरियरिटी शो करता है किसी भी माइनॉरिटी रिलीजन के ऊपर, ठीक है। तो ये कम्युनिज्म मूवमेंट मतलब कम्युनिज्म का मतलब लगभग यही होता है, ठीक है। A communal mind often leads to quest for political dominance of one's own religious community. For those belonging to majority community, this takes from majoritarian dominance. तो हमेशा मेजोरिटी जो कम्युनिटी है रिलीजन की वो पॉलिटिक्स में भी डोमिनेंस लाना चाहती है, ठीक है। Political mobilization on religious line is another frequent form of communalism, ठीक है। The political mobilization of on religious lines is another frequent form of communalism. This involves the use of sacred symbols, religious leaders, emotional appeal, and plain fear in order to bring the followers of one religion together in the political arena, ठीक है। तो क्या होता है कि इनका जैसे जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, बहुत सारे लोग जो रिलीजियस बिलीफ के लोग हैं, मतलब रिलीजियस कट्टरता के लोग जो हैं, जो काफ़ी हद तक फ्रिक्वेंट हो गए हैं किसमें, पॉलिटिकल सिस्टम में भी, ये दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ सैक्रेड सिंबल्स, जो उनके रिलीजन के सिंबल होते हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं पॉलिटिक्स में, रिलीजियस लीडर्स जो हैं, इमोशनल अपील एंड plain fear in order to bring the followers of one religion together in the political arena. ये चाहते हैं कि जो एक रिलीजन के फॉलोअर हैं वो एक साथ आए और पॉलिटिक्स में मतलब किसी एक पर्सन को जो कि रिलीजियस बिलीफ रखता है काफ़ी हद तक, उनको उनके खिलाफ मतलब उनके साथ जो है खड़े रहें या उनको वोट करके पॉलिटिकल सिस्टम में उनको एंटर कराएं। Sometimes communism take its most ugly form, communal violence, riots and massacres. जैसे इंडिया और पाकिस्तान जब सेपरेट हुआ था तो ये दोनों सफर किए थे worst communal riots at the time of partition. The post independence period has also seen large scale communal violence. तो इंडिपेंडेंट के बाद या इंडिपेंडेंट जब हुआ था, जो स्वतंत्रता जब मिली थी, तब भी बहुत बड़े स्तर पे कम्युनल राइट्स हुए थे, नुआखाली के दंगे हुए थे या पंजाब में बहुत बड़े दंगे हुए थे, ठीक है। और पोस्ट डिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के बाद भी क्या हुआ, बहुत सारे राइट्स देखने को मिले थे। फैमिलीज लॉस, दोज लॉज दैट डील विथ फैमिली रिलेटेड मैटर, मतलब अच्छा एक चीज और छूट गया था, फैमिली लॉज क्या होते हैं, ऐसे लॉज जो फैमिली रिलेटेड मैटर सच एज मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस। In our country, different family laws apply to followers of different religion. different जो religion है उसमें different family laws follow करते हैं, ठीक है। जैसे मैरिज अलग तरीके की होती है हर रिलीजन में, डिवोर्स होने का अलग तरीका है, एडॉप्शन किस तरह से कर सकते हैं, या इनहेरिटेंस मतलब एक प्रॉपर्टी एक पेरेंट्स की मतलब अपने बच्चों में कैसे ट्रांसफर होती है, ओके। नेक्स्ट है सेकुलर स्टेट्स, ठीक है। सेकुलर स्टेट्स का मतलब क्या है भाई, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। जो भी सेकुलर स्टेट होता है उसमें कोई भी एक रिलीजन्स मतलब कोई भी स्टेट का कोई खुद का रिलीजन नहीं होता, ठीक है। और आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव ए स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं देता। जैसे कि मान लो इंडिया एक मेजॉरिटी कंट्री है हिंदुइज्म का, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिलीजियस स्पेशल स्पेशलिटी या हम कह सकते हैं कोई ऐसा स्पेशल स्टेटस नहीं मिला है हिंदू रिलीजन को, ठीक है। तो सेकुलर स्टेट का मतलब ये होता है कि कोई भी स्टेट जो है अगर सेकुलर है तो उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, ठीक है। साथ साथ वो हर रिलीजन के प्रति समान भाव रखती है, ठीक है। और the constitution provides to all individuals and communities freedom to profess, practice and propagate any religions or not to follow any.
या मतलब हम कह सकते हैं प्रचार करना या प्रैक्टिस करना किसी भी रिलीजन का। और साथ साथ कोई अगर पर्सन चाहे कि किसी भी रिलीजन को फॉलो ना करे तो वो कर सकता है, वो भी कोई पर्सन किसी भी रिलीजन को फॉलो ना करना चाहे तो वो भी कर सकता है कोई पर्सन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो है रोकता है डिस्क्रिमिनेशन करना, किसी से भेदभाव करना किसी भी रिलीजन के प्रति। At the same time, the Constitution allowed the state to intervene in the matters of religion in order to ensure equality within religious community। ठीक है, तो ये कुछ है सेकुलर स्टेट के बारे में। तो आज के टॉपिक में इतना ही। अभी कास्ट जो है, अभी एक एक टॉपिक और बचा है, कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। धन्यवाद।